Hello everyone, I am a student from the EduBase Commerce Institute and today we have another topics. So let's start. So our first topic is what do you mean by factor payment? Now फैक्टर पेमेंट से हम क्या समझ रहे हैं कि पहली बात तो पेमेंट है एक, ठीक है, हम किसी को पे कर रहे हैं। लेकिन फैक्टर पेमेंट क्या होता है? तो फैक्टर पेमेंट दीज आर द पेमेंट which are made to the factors of production for the services given by them. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे हमने देखे थे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारे क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये लोग जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे नहीं। ये लोग जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म को या किसी को भी, तो उसके बदले इनको पेमेंट मिलती है, क्योंकि हर इंसान पैसे के लिए काम करता है और इनको उसके लिए पेमेंट मिलती है। लैंड के ऊपर रेंट, लेबर के ऊपर वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के ऊपर प्रॉफिट। सो हमारी फैक्टर पेमेंट होती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये हमारी है फैक्टर पेमेंट। सो ये जो फैक्टर पेमेंट है ये एक टू साइडेड कंसेप्ट है। टू साइडेड का मतलब गिव एंड टेक वाला रिलेशन इनके बीच में, कि अगर कोई काम करेगा तो ही उसको पैसे मिलेंगे। सपोज़ लेबर है, अब लेबर काम नहीं कर रहा तो ऐसा तो नहीं है ना उसको बिना काम करे ही पैसे मिल जाएंगे। काम करेगा तब उसको पैसे मिलेंगे। जब वो अपनी लेबरर सर्विस प्रोवाइड करेगा तब उसको पैसे मिलेंगे। सेम है लैंड के साथ। लैंड पे अगर किसी ने अपना घर बनवा रखा है तो ही घर है, या फिर वो यूज़ कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, या कोई भी चीज़ हम ले लेते हैं तो रेंट देना पड़ता है। तो ये एक टू साइडेड कंसेप्ट है, गिव एंड टेक वाला रिलेशन इनके बीच में। जो एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स है, जैसे हमने कल पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल रेजिडेंट, हमने वो टॉपिक क्लियर करा था। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब वो इंसान जो एक कंट्री में ही रहता है और वहीं पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई करता है। तो एक नॉर्मल रेजिडेंट की जो फैक्टर इनकम होती है वो एक कंट्री में एक कंट्री की नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट ऑफ अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज़ इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम। And what do you mean by factor income? The income which is earned by factors of production for their services known as factor income. अब आप अगर जॉब कर रहे हो तो फिर जो बॉस आपको पेमेंट कर रहा है वो उसके लिए पेमेंट है और आपके लिए इनकम है। सेम इसी में लेबर काम कर रहा है तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसको पैसे मिलेंगे, तो उसके लिए वो क्या है? वो उसके लिए है फैक्टर इनकम। लेकिन दूसरी तरफ जो उसको पे कर रहा है उसके लिए वो है फैक्टर पेमेंट। जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये दोनों किसी के लिए एक टाइम पे फैक्टर इनकम भी हो सकती है और फैक्टर पेमेंट भी हो सकती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, कोई लेबर अगर काम कर रहा है तो उसको उसकी वेजेस मिल रही है तो उसके लिए वो उसी टाइम फैक्टर इनकम है, और जो उसको दे रहा है वो उसके लिए उसी टाइम फैक्टर पेमेंट है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम आर दोज इनकम विच आर रिसीव्ड विदाउट डूइंग एनीथिंग, जैसे कि गिफ्ट, डोनेशन, ओल्ड एज पेंशन्स, ये सारी चीज़ें। जैसे अब किसी बच्चे ने 12th में टॉप किया और उसको स्कॉलरशिप मिली तो उसके लिए वो एक ट्रांसफ़र इनकम है। उसने उसके लिए कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं करा, उसने मेहनत करी, वो मार्क्स लाया, वो स्कॉलरशिप के लिए मार्क्स नहीं लाया, वो अपने लिए मार्क्स लाया था। तो हर कोई मार्क्स अपने लिए ही लाता है। तो फिर लेकिन गवर्नमेंट ने को लगा कि उसने मेहनत करी है, उसने अच्छा किया, तो उसने उसको स्कॉलरशिप दे दी। लेकिन क्या वो स्कॉलरशिप उसकी इनकम है, फैक्टर इनकम है, फैक्टर पेमेंट है? नहीं, वो एक ट्रांसफ़र इनकम है, क्योंकि उसने कुछ प्रोडक्टिव वर्क नहीं किया इकोनॉमी में जिससे इनकम जनरेट हो, तो वो उसके लिए एक ट्रांसफ़र इनकम है। सेम फॉर गिफ्ट्स, किसी का बर्थडे होता है या फिर हम ऐसे किसी को गिफ्ट दे देते हैं, उसने उसके लिए कोई मेहनत नहीं करी, ना ही उसकी वजह से कोई इनकम जनरेट हुई है, ना ही ही हैज़ डन एनी प्रोडक्टिव वर्क, तो फिर वो भी एक ट्रांसफ़र इनकम है।
ये यूनिलेटरल होती है, यानी कि वन साइडेड होती है। हमने अभी फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम का कंसेप्ट पढ़ा, वो टू साइडेड होता है, गिव एंड टेक वाला रिलेशन, कि प्रोडक्टिव वर्क करोगे देन यू विल गेट सम इनकम। लेकिन इसमें कोई प्रोडक्टिव वर्क हो ही नहीं रहा, इसमें सिर्फ हम गिव वाला रिलेशन या टेक वाला रिलेशन है, इसमें वो टू साइडेड कंसेप्ट नहीं है। और ना ही ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि इससे कोई भी प्रोडक्टिव वर्क एक इकोनॉमी में नहीं हो रहा, ना ही एक इकोनॉमी में इनकम जनरेट हो रही है, तो फिर हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम हमेशा इंक्लूड होंगे नेशनल इनकम में, क्योंकि उससे प्रोडक्टिव वर्क हो रहा है, लेबर जो है वो भी प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। ओल्ड एज पेंशन्स, स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी, ये सब क्या है, ये सब है ट्रांसफ़र इनकम के एग्जाम्पल। वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र इनकम। सबसे पहले करंट ट्रांसफ़र एंड देन कैपिटल ट्रांसफ़र। करंट ट्रांसफ़र, a transfer made out of current income of a payer and added to the current income of the receiver is called a current transfer। जैसे कि करंट ट्रांसफ़र क्या होता है, जैसे एक तरीके से किसी बेगर को भीख देना, वो एक करंट ट्रांसफ़र है। हम करंट इनकम में से दे रहे हैं अपनी, जो हम मंथली कमाते हैं, उससे हमारी वेल्थ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी बेगर को हमने 10 रुपये दे दिए या फिर 20 रुपये दे दिए, उससे हमारी वेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी को गिफ्ट दे दिया हमने उसके बर्थडे पे, टैक्स दे दिया, इससे भी हमारी वेल्थ पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ है कैपिटल ट्रांसफ़र, अ ट्रांसफ़र मेड आउट ऑफ वेल्थ and capital of the payer and gets added to the wealth or capital of the receiver। लेकिन इस जैसे इंटरनेशनल ग्रांट्स, कंपनसेशन फॉर वॉर डैमेजेस, इंटरनेशनल ग्रांट्स तो हम देते हैं दूसरी कंट्री में, इससे हमारी वेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इज़ ऑल्सो अ ब्रॉडर कंसेप्ट। So here's a difference between what do you mean by factor income versus transfer income. Factor income, it refers to income received by factors of production for rendering factor services in the production process। जब factors of production अपनी services देते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो जो उनको रिसीव होता है वो होती है फैक्टर इनकम। लेकिन इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। इसमें रिटर्न में कुछ नहीं देना होता, ये हमें ऐसे ही मिल जाती है। इट इज़ इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल डोमेस्टिक इनकम, जैसे हमने पढ़ा था फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट इंक्लूड होती है नेशनल डोमेस्टिक इनकम में, बट ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड नहीं होती। और फैक्टर इनकम एक अर्निंग कंसेप्ट है। हाँ, फैक्टर इनकम इज़ एन अर्निंग कंसेप्ट, कमाया जाता है। अर्न एंड रिसीव में बहुत फ़र्क होता है। अर्न का मतलब कमाया जाता है, हम पापा मेहनत करके कमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गिफ्ट्स ये हम कमाते नहीं हैं, ये हम रिसीव करते हैं। तो फैक्टर इनकम एक अर्निंग कंसेप्ट है एंड ट्रांसफ़र इनकम इज़ एन रिसिप्ट कंसेप्ट या फिर रिसीविंग कंसेप्ट। फैक्टर इनकम जो है वो रिसीव करती है, उसको कौन रिसीव करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम को जनरली हाउस होल्ड गवर्नमेंट्स रिसीव करते हैं। Then we have another topic, final goods। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वी विल कवर इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल कवर फाइनल गुड्स एंड इट्स टाइप्स। तो फाइनल गुड जो है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स एंड एक होता है कैपिटल गुड्स। So now let me clear what is final goods. Final goods are the goods which are used for consumption and investment। Final goods यानी कि चलो मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। Final goods जैसे अभी एक लड़की है, वो शॉप पे गई फॉर परचेजिंग शुगर, और उसने उस शुगर को ख़रीदा और उसके बाद उसने अपनी चाय में डाली और वो चाय पी गई। तो नाउ वो जो शुगर है वो उसके लिए फ़ाइनल गुड है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई हलवाई वाला या फिर हलवाई वाला शॉप पे गया, उसने वहाँ से शुगर ख़रीदी और उसने शुगर ख़रीदने के बाद उस शुगर से लड्डू बनाए और उस लड्डू को बेच दिया, तो यहाँ पे जो लड़की पहले गई थी ख़रीदने के लिए शुगर, वो उसने सेल्फ़ कंजम्पशन के लिए ख़रीदा था,
अपने लिए ख़रीदा था, वो फाइनल गुड्स है उसके लिए। लेकिन जो हलवाई ख़रीदने गया था चीनी, वो उसने रीसेल पर्पस के लिए ख़रीदा था, तो वो उसके लिए फाइनल गुड्स नहीं है। वी कैन यूज़ फाइनल गुड्स either in investment or in consumption। तो हमारे पास फाइनल गुड्स जो है वो 2 टाइप्स के हैं। सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स, देन कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? इट सेटिस्फाइज द ह्यूमन नीड्स, ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन गुड्स। ये ह्यूमन नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते। कंज्यूमर गुड्स जो है उनको हम लोग ख़रीदते हैं, हम कंज्यूमर्स ख़रीदते हैं। कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर्स ख़रीदते हैं। अब जैसे कंज्यूमर है, अब जैसे मैं हूँ, आई वेंट टू मैं गन्ने का जूस पीने के लिए गई। तो अब वहाँ पर वो गन्ने का जूस जो है वो एक मशीन से बनता है। अब उस मशीन से वो उसको जिस तरीके से जो उनका प्रोसेस होता है, उन्होंने वो करके गन्ने का जूस दिया। अब मेरे को उनको ऐसा तो नहीं बोलना पड़ा ना कि मेरे को गन्ने का जूस चाहिए इस मशीन से निकला हुआ, नहीं। तो उसकी एक इनडायरेक्ट डिमांड होती है, लेकिन गन्ने के जूस की एक डायरेक्ट डिमांड थी। मैंने बोला गन्ने का जूस चाहिए और उन्होंने गन्ने का जूस दे दिया। अदर एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स जैसे मिल्क, बटर, क्लोथ्स, ऐसी चीज़ें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है डायरेक्टली। और कंज्यूमर गुड्स जो है उसके हमारे पास कुछ फॉलोइंग टाइप्स है, जैसे ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल का मतलब होता है ज़्यादा टाइम तक चलने वाले। तो ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैज़ अ लॉन्ग लाइफ एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स में आगे हमारे टीवी, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर जो बहुत टाइम तक चलते हैं। कुछ तो 15-20 साल तक भी चलते हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होती है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते। और कभी कभी तो अगर ये ख़राब भी हो जाते हैं तो हम इनको वापस इनको सही भी करवा लेते हैं, तो ये और साल चल जाते हैं। सेकंड होते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स मतलब ना ज़्यादा ड्यूरेबल और ना ज़्यादा नॉन ड्यूरेबल, मतलब जिनकी एक लिमिट लाइफ होती है 1 to 3 ईयर्स। ड्यूरेबल की तो 15 to 20 से भी ज़्यादा साल तक की होती है, लेकिन सेमी ड्यूरेबल 1 to 3 ईयर्स होती है। जैसे कपड़े होते हैं वो चल जाते हैं 4-5 साल, शूज़ के साथ भी सेम है। फिर देन वी हैव नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिनकी सिर्फ कुछ टाइम तक की, कुछ घंटों तक की ही लाइफ होती है। गुड्स विच डज नॉट हैव अ लॉन्ग लाइफ एंड शुड बी यूज इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। जैसे मिल्क, अब दूध लाते हैं, उसको ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो ख़राब हो जाता है। चीज़, बटर, ये सब। एंड द लास्ट वी हैव सर्विसेज जो है वो एक इंटेंजिबल है। वो इंटेंजिबल है कि हम उसको ओनली वी कैन फील। अब टीचर पढ़ा रही है, हम उसको छू नहीं सकते, वो अपनी सर्विस दे रही है और हम उसको बस फील कर सकते हैं। नॉन मेटेरियलिस्टिक होती है और ये ओनर से सेपरेट नहीं हो सकती। अब जैसे कोई टीचर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो हम उससे उसकी सर्विसेज ले नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। गुड्स जो है हम वो अलग कर सकते क्योंकि वो टेंजिबल है, पर सर्विस नहीं कर सकते। वो अच्छा पढ़ाती है, वो अच्छा ही पढ़ाती रहेगी, हम उसे छीन नहीं सकते उसकी वो सर्विस। सेम अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो हम उसकी इंटेलिजेंस उससे नहीं ले सकते। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स के ही टाइप है एक, विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। अब कंज्यूमर गुड्स में क्या क्या आता है? क्लोथ्स, मिल्क, शूज़, ये सब आते हैं। लेकिन ये सब कैसे बने? ये सब मशीन से बने हैं, या फिर मिल्क भी मशीन से बना होगा, उसके ऊपर जो पैकेजिंग होती है, कपड़े भी मशीन से बने होंगे। तो ये कैपिटल गुड्स जो है वो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करती है ह्यूमन नीड्स को। कोई ऐसे तो नहीं बोलेगा कि मशीन से बने हुए जूते दे मेरे को, या मशीन से बना हुआ दूध दे। हम जाके सीधा बोल देते हैं कि हमें दूध चाहिए। अब वो दूध बना तो मशीन से ही है, या फिर कपड़े चाहिए तो कपड़ों का भी मशीन में कोई ना कोई रिलेशन है, लेकिन हम उसको एग्जैक्टली उसका नाम नहीं लेते कि उस चीज़ से बने हुए चाहिए, तो उसकी एक इनडायरेक्ट डिमांड है।
कैपिटल गुड्स जो है वो नॉर्मली प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए। इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, मशीन्स प्लांट्स जो होते हैं इनकी लॉन्ग लाइफ होती है। ये फर्दर प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करते हैं, यानी कि आगे की प्रोडक्शन में, यानी किसी भी चीज़ को बनाने में। और ये डेप्रीशिएट भी होते हैं टाइम के साथ, क्योंकि एसेट है तो ये ज़रूर डेप्रीशिएट होंगे। दे हैव डिराइव डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड होती है इनकी। दे नीड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। अब डेप्रीशिएट होंगे तो ऑब्वियसली हमें उनको टाइम टू टाइम रिपेयर और रिप्लेस करना ही होगा। और ये दे डू नॉट मर्ज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर पनीर एक फाइनल गुड है, अब हम पनीर को खाते हैं तो उसको खाने से कुछ होता तो नहीं है, मतलब वो खाने के लिए ही है। लेकिन अब गन्ने का जूस जब बनता है तो गन्ने का जूस उस मशीन से बनता है, तो क्या उस मशीन के टुकड़े भी कट कट के उसके अंदर आ जाते हैं गन्ने के जूस के अंदर? नहीं, हमें तो सिर्फ गन्ने का जूस मिलता है। तो फिर फाइनल गुड्स जो है, कंज्यूमर गुड्स जो है वो मर्ज हो जाते हैं प्रोसेस प्रोडक्शन के प्रोसेस में, और उससे हमें कोई हार्म नहीं होता। लेकिन ये मर्ज नहीं होते कभी भी। किसी कपड़े के कोई क्लॉथ है उसके साथ मशीन का टुकड़ा चिपका हुआ नहीं मिलता, क्योंकि वो मर्ज नहीं होते साथ में। सो नाउ है इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स डायरेक्टली, बट कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच डोंट सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स डायरेक्टली, मतलब एक इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। दे मर्ज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बट कैपिटल गुड्स डू नॉट मर्ज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ये नॉन ड्यूरेबल होते हैं, कुछ ही टाइम तक के लिए होते हैं, बट कैपिटल गुड्स ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लाइफ होती है इनकी। और ये ज़्यादातर कंज्यूमर ख़रीदते हैं, और कैपिटल गुड्स ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स ख़रीदते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए। नेक्स्ट वी हैव टुडेज़ लास्ट टॉपिक, गोल्डन रूल्स ऑफ नेशनल इनकम। इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रूल है हमारे पास ग्रोस का और नेट का। ग्रोस, नेट। ग्रोस जो है वो बड़ा भाई है और नेट जो है वो छोटा भाई है। सपोज ग्रोस बड़ा भाई है और नेट छोटा भाई है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? उसको डेप्रीसिएशन कहते हैं। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को डेप्रीसिएशन कहते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा RHS को LHS में कन्वर्ट करते हैं, कभी भी LHS को RHS में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जो भी चीज़ यहाँ पर है, सपोज़ इधर कोई चीज़ है, इक्वल्स में इधर कोई चीज़ है, तो हमेशा इसको इसके जैसा बनाएंगे हम, कभी भी इसको इसके जैसा नहीं बनाना। A इज़ इक्वल्स टू B, तो B को A के जैसा बनाना है, A को B के जैसा नहीं बनाना। हमेशा RHS को LHS में कन्वर्ट करना है, LHS को RHS में कन्वर्ट नहीं करना। वी ऑलवेज हैव टू कन्वर्ट RHS इनटू LHS। अब समझते हैं इनका गोल्डन रूल। यहाँ पर क्या है? नेट है, ये नेट है और ये ग्रोस है। तो ये नेट है, ये ग्रोस है। अब हमेशा इसको इसके जैसा बनाना है। हमने अभी पढ़ा RHS को LHS जैसा बनाना है। तो नेट क्या है? छोटा भाई है। ग्रोस क्या है? बड़ा भाई है। छोटे भाई को बड़े भाई जैसा बनाना है। अब आप खुद समझो, छोटे भाई को बड़े भाई जैसा बनाना है तो ऑब्वियसली हम प्लस करेंगे ना। छोटे भाई को बड़े भाई जैसे बनाने के लिए हम प्लस करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। लेकिन बड़े भाई को छोटे, अब देखो दो भाई खड़े हैं साथ में, एक की हाइट छोटी है, एक की हाइट बड़ी है, तो अगर उसको हमें उसके बड़े भाई जितना करना है तो वो चेयर पे खड़ा हो जाएगा किसी, तो कोई चीज़ प्लस हो रही है तो प्लस डेप्रिसिएशन। लेकिन उसके बड़े भाई को उसके छोटे भाई जितना करना है उसका भाई झुक जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे हम। जब बड़े भाई को छोटे भाई जैसा बनाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। तो ग्रोस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट इज इक्वल्स टू ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसे दिया हो G इज इक्वल्स टू N, तो यानी कि N को ग्रोस जैसा बनाना है तो नेट को ग्रोस जैसा बनाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, और ग्रोस को नेट जैसा बनाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट वी हैव अनदर गोल्डन रूल, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। इसमें नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एक कंट्री की इनकम सिर्फ, और नेशनल इनकम में हम बाहर की इनकम को भी इंक्लूड करते हैं। जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स बाहर से कमा के लाते हैं, हम उनकी इनकम को भी इंक्लूड करते हैं। और डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ एक ही कंट्री की इनकम को इंक्लूड करते हैं। तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम बड़ा होगा, डोमेस्टिक इनकम छोटा होगा। तो नेशनल इनकम बड़ी बहन है और डोमेस्टिक इनकम छोटी बहन है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड।
डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस होता है NFIA, विच इज़ नेट फैक्टर इनकम एब्रोड। अभी NFI कैसे निकलता है क्वेश्चन में? या तो हमको NFI सीधा ही गिवन होगा या फिर हमें गिवन होगा नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब हम इससे NFI कैसे निकालें? तो NFI के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड। बाहर से जितनी इनकम आई है, टू एब्रोड का मतलब हमारी कंट्री से बाहर कितनी इनकम गई है, क्या पता बाहर की कंट्री के लोग हमारी कंट्री से कमा कर लेके गए हो। और फ्रॉम एब्रोड मतलब बाहर के हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स कितनी इनकम कमा के लाए हैं। तो कितनी कमा के लाए हैं में से माइनस कर देंगे कितनी बाहर गई है, उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा NFIA। इट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। गोल्डन रूल है। अब हमारे पास है N=D। हमने पीछे पढ़ा था हमेशा RHS को LHS जैसा बनाना है, इस साइड वाले को इस साइड जैसा बनाना है। तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है। डोमेस्टिक छोटी है, नेशनल बड़ी है। छोटे को बड़ा बनाना है प्लस NFIA। यह नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, बड़े को छोटा बनाना है माइनस NFIA। लास्ट वी हैव फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो भी कॉस्ट लगती है उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस यानी कि हम एक प्रोडक्ट को मार्केट में कितने प्राइस में बेच रहे हैं। तो मार्केट प्राइस ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि हम प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट सब अपना प्लस करके बेच रहे होंगे। तो मार्केट प्राइस एक बड़ा कंसेप्ट है और फैक्टर कॉस्ट छोटा कंसेप्ट है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन में GST भी दे सकते हैं, सेम मतलब है। GST भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अगर हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, GST दिया है, तो हम उसको यही मानेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो। लेकिन हमें क्वेश्चन में नहीं है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें वैसे ही गिवन हो, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा गिवन हो। तो हमें क्या होगा, इसकी जगह हमें गिवन हो जाएंगे या तो इनडायरेक्ट टैक्स, सेपरेटली गिवन होगा इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडीज़। मैंने 80 है 40 है। तो हम NIT कैसे निकालेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स? इसमें हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। तो हमें गिवन होंगे इनडायरेक्ट टैक्स से हमारा 80 माइनस सब्सिडीज़ 40, हमारा NIT आएगा 40। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास है फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। हमेशा RHS को LHS बनाना है, मैं वापस बता रही हूँ। तो अगर MP बड़ा कंसेप्ट है, हमने इधर देखा MP बड़ा कंसेप्ट है, अगर बड़े को छोटा बनाना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या था, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। लेकिन MP=FC यानी कि FC को MP बनाना है, बड़े को छोटा बनाना, छोटे को बड़ा बनाना है, तो प्लस net indirect tax. That's all for today. If you like my video, then like, subscribe and please press the bell icon.